तो दोस्तों, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहे हैं तो उससे पहले आपको हम लोग आज कुछ 10 कॉमन सवालों का डिस्कशन ज़रूर करेंगे। ये आप देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा, और इसके बाद ही डिसीजंस लीजिएगा कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है या नहीं। So friends, welcome again. I'm Dr. Ranjan Upadhyay and I'm the Director of Desmodem Skin and Laser Clinic, वसंत कुंज, न्यू दिल्ली। So आइए फिर शुरू करते हैं 10 कॉमन सवालों का जर्नी। So पहला सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, पेशेंट्स कई बार आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, क्या मैं सही कैंडिडेट हूँ हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराने के लिए? तो दोस्तों, इसके लिए कुछ बातें हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कि हमारा हेयर लॉस किस सिवियरिटी का है, किस ग्रेड का है। अगर आपका हेयर लॉस ग्रेड 2, ग्रेड 3 जिसको हम लोग कहते हैं, इनिशियल ग्रेड का है, और आपको डिफ्यूज़ हेयर लॉस यानी कि ओवरऑल सारे सर से ही हल्के हल्के से बाल झड़ने स्टार्ट हो गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले अपना पूरा न्यूट्रिशनल लेवल्स इवैल्यूएट कराएं। जनरली ग्रेड 2 या 3 या फिर इनिशियल हेयर लॉस में हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसके लिए आपको अपना न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक कराना चाहिए, विटामिन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, हेयर ग्रोथ पेप्टाइड्स सिरम्स वगैरह यूज़ करने चाहिए। इससे कई बार आपका हेयर लॉस स्टेबल हो जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ एज। अगर आपकी एज, कई बार आजकल लोग आके पूछते हैं कि भाई डॉक्टर साहब, मेरी एज 20 या 21 साल की है, मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहता हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में आपका हेयर लॉस अभी स्टेबल नहीं हुआ, या तो आपका हेयर लॉस बहुत ही इनिशियल फेज में होगा, या फिर आपका अभी हेयर लॉस अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो इट हैज़ नॉट स्टेबलाइज्ड। और जब तक वो स्टेबल नहीं हुआ है, आइडियली हम लोग ऐसे पेशेंट्स को 2-3 साल के लिए कुछ हेयर ग्रोथ सप्लीमेंट्स ही देते हैं और ये देखते हैं कि उनका हेयर लॉस किस स्पीड से प्रोग्रेस कर रहा है। बिकॉज अगर आपने इतनी इनिशियल स्टेज में हेयर लॉस करा लिया और आपका हेयर लॉस स्टेबल नहीं हुआ है, तो आपने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया और आपका हेयर लॉस अभी भी प्रोग्रेस ही हो रहा है, तो 1 या 2 साल के अंदर ही वो पीछे की तरफ से बाल और ज़्यादा झड़ जाएंगे। तो आइडियली एक अच्छा टाइम रहता है, जनरली 25-26 के बाद में ही कराना बेटर रहता है। आइडियली मिड 30s या 30s का जो टाइम स्पैन है, या लेट 20s में, वो एक आइडियल एज मानी जाती है हेयर लॉस के लिए। अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है, कुछ चीज़ें और फैक्टर्स होते हैं जिसमें कि हेयर ट्रांसप्लांट को हमें दोबारा रिकंसिडर करना पड़ता है। अगर आपको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, कुछ लोग को बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, तो उनको ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस लेके वो लोग करा सकते हैं। किसी का अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, वो लोग भी करा सकते हैं, पर उनका शुगर कंट्रोल में रहना चाहिए। इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको बोलते हैं एलोपेशिया एरियाटा। एलोपेशिया एरियाटा भी एक तरह का हेयर लॉस है, बट हेयर ट्रांसप्लांट प्राइमरीली काम करता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में। सो एलोपेशिया एरियाटा में राउंड पैचेस में हेयर लॉस होते हैं। सो अगर उन पैचेस में हेयर लॉस है आइडियली, और अगर वो आपका हेयर लॉस एक्टिव फेज में है, सो दैट इज़ नॉट अ गुड टाइम एंड यू आर नॉट अ गुड कैंडिडेट फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन। तो ये कुछ जनरल चीज़ें हैं, और इसके अलावा और बारीकी से इवैल्यूएट करने के लिए आप किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट या ट्राइकोलॉजिस्ट या हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से एडवाइस ले सकते हैं, ताकि वो कस्टमाइज तरीके से आपको सारी चीज़ें बता सकें कि आपको क्या एक्सपेक्ट करना है, क्या नहीं एक्सपेक्ट करना है, और आपका क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेड हो सकता है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, सो दैट यू कैन टेक अ मैच्योर डिसीजन ऑन योर ओन कि वेदर यू नीड टू गो फॉर द प्रोसीजर और नॉट। सो दोस्तों, दूसरा कॉमन सवाल जो पेशेंट्स हमारे पास आके पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, क्या मुझे हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बहुत दर्द होने वाला है? तो ये एक बहुत ही जायज़ और बहुत ही कॉमन सवाल है। तो हेयर ट्रांसप्लांट, अब आपको पता ही है कि हम लोग ऑब्वियसली उसमें बाल निकालेंगे किसी एरिया से और किसी एरिया में लगाएंगे। अब निकालेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा पेन हो सकता है, लेकिन वो पेन बिल्कुल भी ना हो उसके लिए हम लोग कुछ मेजर्स करते हैं। एक तो ये है कि सारा प्रोसीजर ऑलमोस्ट लोकल एनेस्थीसिया, उसको सुन करके किया जाता है। तो इनिशियली सुन करने के टाइम में आपको थोड़ा सा पता चलता है, उसके बाद पेशेंट इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि वो प्रोसीजर के टाइम में ऑलमोस्ट सो ही जाते हैं। और तो जब सुन हो जाता है, उसके बाद हम लोग एक एक ग्राफ्ट को निकालते हैं, और फिर आगे की तरफ जहाँ पे हमें ट्रांसप्लांट करने होते हैं, फिर वहाँ भी सुन करके होल्स बना के उसके अंदर लगा देते हैं। सो ड्यूरिंग एक्सेप्ट फॉर द पार्ट, जब सुन करते हैं तब थोड़ा सा ऑब्वियसली आपको पता चलेगा सुन करने के टाइम में, अदरवाइज उसके बाद पेशेंट्स आर जनरली वेरी कंफर्टेबल। अब कमिंग टू द क्वेश्चन कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में कितना दर्द होता है। अब हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हेयर ट्रांसप्लांट की 2 टेक्निक्स होती हैं, FUT और FUE, जो कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था।
FUT टेक्निक में हम लोग पीछे से एक स्ट्रिप निकालते थे, स्ट्रिप निकाल के उसको स्टिच कर देते थे और वो स्ट्रिप से एक एक बाल निकाल के ट्रांसप्लांट करते थे। तो FUT टेक्निक थोड़ा सा रिलेटिवली पेनफुल था, उसमें कई बार एक छोटा स्कार आने का भी चांस रहता था। लेकिन अब जो नई टेक्निक है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन टेक्निक, उसमें एक एक फॉलिकल को पंच करके निकाला जाता है और फिर एक एक फॉलिकल को ही लगा देते हैं। बिकॉज 8 mm या 9 mm या 7 mm के पंचेस होते हैं छोटे छोटे, वो एक ही दिन में हील हो जाते हैं। सो पेन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आफ्टर द प्रोसीजर। हालांकि हम लोग फिर भी पेशेंट्स को पेन किलर एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन लोग जनरली 1 या 2 दिन के बाद पेन किलर्स SOS हम लोग कहते हैं ज़रूरत हो तो लेना। तो जनरली 90% ऑफ द पेशेंट्स 1 दिन के बाद जनरली पेन किलर्स नहीं लेते हैं। बट अगर किसी को होता भी है तो जनरली 2-4 दिन मैक्सिमम किसी को पेन किलर लेना पड़ता है। वो मैं बता रहा हूँ कि 2-4% सिर्फ लोगों को, बट अदरवाइज इट्स अ रिलेटिवली वेरी कंफर्टेबल प्रोसीजर, स्पेशली द FUE टेक्निक। सो ड्यूरिंग द प्रोसीजर एंड आफ्टर द प्रोसीजर इट इज़ अ रिलेटिवली वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी सेफ प्रोसीजर, प्रोवाइडेड कि वो सही तरीके से किया जाए। सो अगला सवाल जो कई बार हमसे लोग पूछते हैं, वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या ये सर्जरी बहुत लंबी होगी, क्या मुझे कितने दिन की इसमें छुट्टी लेनी पड़ेगी और उसके बाद मैं नॉर्मल कब तक लगने लगूंगा। सो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी डिपेंड करती है कि आपके कितने ग्राफ्ट लगाए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 2000 ग्राफ्ट लग रहे हैं तो आपको कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम अनुमानित लग सकता है। कई बार हम लोग 3000 तक ग्राफ्ट या 4000 तक के ग्राफ्ट भी लगाते हैं, विच इज़ रिलेटिवली नॉट वेरी कॉमन दीज डेज। तो उसमें कम से कम तो आप एवरेज लगाएं तो 5 से 6-7 घंटे का टाइम लगता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि आपको सारा टाइम लेटे ही रहना पड़ेगा, आप चाहें तो आप बीच में ब्रेक्स ले सकते हैं। हम लोग अपने पेशेंट्स को बीच में बैठा देते हैं, कई बार अगर वो चाहते हैं कि पोजीशन चेंज करनी, बैठ के पानी वानी पी सकते हैं, लाइट आप लंच ले सकते हैं बीच में, इफ़ यू वांट बाकी कुछ जूस वगैरह पानी वो सब ले सकते हैं। लेकिन हाँ, टाइम थोड़ा एक्सपेक्टेड है, तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहेगा कि भाई थोड़ा सा 5-6 आवर्स तो मिनिमम लगते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में अब लोग पूछते हैं छुट्टी, तो आपको बेसिकली 2 से 3 दिन तक आइडियली यू मस्ट स्टे होम, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। लाइक कुछ आपको हम लोग सलाइन, कुछ एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस देते हैं, वो आपको स्प्रे करना होता है ताकि उसमें जो ऊजिंग होती है, जो हमने सलाइन डाला था सर्जरी के टाइम में, वो आके सूख जाएगा और हेयर ट्रांसप्लांटेड जो है, जो सेल्स हैं, वो प्रॉपरली हेयर फॉलिकल्स ग्रो करने लग जाएंगे। सो 2-3 दिन आपको केयर करनी होती है, 5 दिन एक एंटीबायोटिक का कोर्स लेना ही होता है और 2-3 दिन कुछ एंटी स्वेलिंग मेडिसिन कुछ देते हैं। और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बाकी की डिटेल्स मैं आपको और सेक्शन में बता दूंगा। और आप चाहें तो छुट्टी आप 3 से 4 दिन के मैक्सिमम ले सकते हैं। 5वें दिन से लोग कई बार अपनी कैप वैप लगा के दे कैन गो टू देयर वर्क। कई बार हम लोग सर्जिकल कैप लगा देते हैं या फिर नॉर्मल बेसबॉल कैप लगा के आप अपने काम पे जा सकते हैं। ओके, तो इसके बाद कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हेयर ट्रांसप्लांट तो करा लेंगे, लेकिन वो कुछ अजीब सा तो नहीं लगेगा, कई बार अननेचुरल टाइप का तो नहीं लगेगा हेयर ट्रांसप्लांट। तो इसके लिए दोस्तों टेक्निक पे डिपेंड बहुत करता है। इसके लिए कुछ 2-3 चीज़ें होती हैं जो हमें जाननी ज़रूरी है आपको भी एज अ पर्सन हु इज़ विलिंग टू गेट अ हेयर ट्रांसप्लांट। तो उसमें नेचुरल लगने के लिए कई चीज़ें होती हैं। नंबर 1 कि आप किस तरह से स्लिट्स बना रहे हैं, किस एंगल पे स्लिट्स बना रहे हैं जहाँ पे आपको बाल लगाने हैं। नंबर 2 किस डायरेक्शन में आप लोग हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। नंबर 3 आप किस तरह के फॉलिकल्स फ्रंट लेयर में लगा रहे हैं, किस तरह के फॉलिकल्स बैक पोर्शन में लगा रहे हैं। नंबर 4 आफ्टर केयर के आपको क्या इंस्ट्रक्शंस मिले हैं और आप उनको कितना फॉलो कर रहे हैं। तो बाल हमेशा नेचुरल लगेंगे प्रोवाइडेड आप डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर्ली फॉलो करें। बाकी तो डॉक्टर्स के स्किल पे बेस्ड है कि वो किस एंगुलेशन पे लगाते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर आपने प्रॉपर तरीके से अच्छी जगह से हेयर ट्रांसप्लांट कराया है तो आपको ऑलमोस्ट नेचुरल ही लगेंगे बाल। कुछ टाइम के बाद 1 या 2 महीने के बाद तब कोई भी नहीं बता सकता कि आपने कुछ हेयर ट्रांसप्लांट कराया, अनलेस उसको एक्सपीरियंस है हेयर ट्रांसप्लांटेड बाल देखने का। सो दे लुक एज नेचुरल एज योर नॉर्मल हेयर। वो नॉर्मल बालों की तरह ही ग्रो करेंगे, आपको उनकी ऐसी हेयर कटिंग करानी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हेयर ट्रांसप्लांटेड बाल हैं दे आर देयर टू स्टे फॉर लॉन्ग विद यू, तो वो आपके साथ ही रहने वाले हैं। सो दोस्तों अगला सवाल जो कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसकी कॉस्ट क्या है, आजकल तो बहुत महंगा है, कई जगह बहुत महंगा है, कई जगह बहुत सस्ता है, तो सही कॉस्ट क्या है हेयर ट्रांसप्लांट की। देखिए, अगर आप कहीं पर भी किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से अगर आप ट्रांसप्लांट सर्जरी कराते हैं तो डेफिनेटली डॉक्टर के बैकग्राउंड का, उसकी ट्रेनिंग का, उसके एक्सपीरियंस का एक थोड़ी सी कॉस्ट, नॉमिनल कॉस्ट होती है। तो कॉस्ट इज़ बेसिकली बहुत एक वेरिएबल फैक्टर रहता है। बट मैं ये आपको एडवाइस करूंगा, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट आपको हर रोज़ तो कराना नहीं है, लाइफ टाइम में 1 या मैक्सिमम 2 बार आप लोग कराते हैं। तो चूज़ योर डॉक्टर वाइजली, जिसको एक्सपीरियंस हो, जिसने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज कर रखी हो। आस्क फॉर देयर एक्सपीरियंस, उनसे पूछिए, उनसे फोटोग्राफ्स लीजिए कि क्या है,
और अगर आप सेटिस्फाइड हैं उनके काम से तो थोड़ा बहुत हर डॉक्टर, जो भी अच्छा डॉक्टर है, वो थोड़ा बहुत प्राइसिंग में इतना फिक्स नहीं होता, वो नेगोशिएट कर लेते हैं। सो कॉस्ट दोस्तों, जैसे मैंने डिस्कस किया, एक बहुत ही वेरिएबल फैक्टर है, ये वेरी करेगा अलग अलग जगहों से, पर मैं बस आपको ये एडवाइस करूँगा कि अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से कराएं। और आफ्टर ऑल हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपको लाइफ टाइम हेड फुल ऑफ हेयर मिलेगा, विच विल बी गिविंग यू गुड फिजिकल एंड मेंटल सेटिस्फैक्शन। तो उसके लिए कॉस्ट आप थोड़ा बहुत, उसके लिए इतना वरी मत करिएगा, उसको नेगोशिएट कर लीजिए अपने डॉक्टर के साथ, डिस्कस कर लीजिए जो भी आपकी क्वेरीज हैं। सो इसके बाद कई बार लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या मेरे सर में कुछ स्कार आ जाएंगे, मैं कुछ स्कार टाइप का हो जाएगा मेरे सर में हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। पहले आजकल जो लेटेस्ट टेक्निक होती है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन टेक्निक, इसमें जनरली इतना स्कारिंग का चांस नहीं होता है, क्योंकि 8 mm या 9 mm या 7 mm के छोटे छोटे पंचे से बाल निकाले जाते हैं, और जब आपके उसके सराउंडिंग बाल हील हो जाते हैं तो वो ऑलमोस्ट नॉन विजिबल हो जाते हैं। और आगे के एरिया में जहाँ पर हम लोग स्लिट बनाते हैं वही बहुत छोटे छोटे स्लिट्स होते हैं। सो बेसिकली स्कार्स आपको नहीं समझ में आते हैं। एक प्रॉपर अच्छे तरीके से अगर सर्जरी होती है तो किसी भी तरह का कोई स्कार नहीं होता, एंड यू गेट वेरी नेचुरल लुकिंग हेयर। और इवन बैक पोर्शन में जहाँ से बाल निकाले होते हैं उसमें अगर आप कभी हाथ फेरेंगे या कोम फेरेंगे तभी आपको छोटे छोटे से एरियाज नजर आएंगे। सो इट इज़ नॉट 100% स्कारलेस, बहुत ही माइन्यूट से आपको छोटे छोटे से स्कार नजर आएंगे अगर आप बहुत ही माइन्यूट देखते हैं, बट अदरवाइज इट इज़ ऑलमोस्ट वर्चुअली अ स्कारलेस टेक्निक। खासकर आई एम टॉकिंग अबाउट FUE, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन टेक्निक। दोस्तों इसके बाद कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब जो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया क्या वो परमानेंट है, और हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद जो मेरे पहले के बाल हैं ऑलरेडी सर में, क्या वो भी झड़ने लगेंगे? सो इसको समझने के लिए हमें समझना ज़रूरी है कि DHT रिसेप्टर्स के बारे में। जैसे मैंने बताया था टेस्टोस्टेरोन DHT में कन्वर्ट होता है, और DHT की वजह से थिनिंग होती है, और जो पीछे के पोर्शन में जो बाल होते हैं उसमें DHT रिसेप्टर्स नहीं होते। तो जब पीछे के बाल लेके या फिर बियर्ड एरिया के बाल लेके हम लोग आगे की तरफ लगाते हैं, क्योंकि उसमें DHT रिसेप्टर्स इतने नहीं होते हैं, तो वो बाल ऑलमोस्ट परमानेंट या नियर परमानेंट टाइप के ही हम लोग मानते हैं। यानी कि जब तक वो आपके सर के बैक पोर्शन में रहने वाले थे उतने ही समय तक वो आपके सर के फ्रंटल पोर्शन में भी रहने वाले हैं। बट हाँ, जो आपके सर के बाकी बाल हैं उनकी जो प्रोग्रामिंग हुई है वो उस प्रोग्रामिंग, जेनेटिक प्रोग्रामिंग के हिसाब से तो झड़ेंगे ही, तो उनको झड़ना नहीं रोक सकते अनफॉर्चुनेटली। बट हाँ, ये एक डेफिनेटली एक पॉसिबिलिटी है कि जब आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपको जनरली हम लोग 1 हफ्ते के बाद में कुछ प्रॉपर लोशंस या ट्रीटमेंट कुछ स्टार्ट करते हैं हेयर ग्रोथ के लिए, जो कि ट्रांसप्लांटेड हेयर और नॉन ट्रांसप्लांटेड हेयर दोनों में हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर आपके नॉन ट्रांसप्लांटेड हेयर में डेंसिटी अच्छी है तो आप PRP ले सकते हैं। PRP के बारे में आपको अलग से बता दूंगा। PRP एक जिसमें कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा लेके सर में इन्फ्यूज़ करते हैं या फिर सोल्यूशन, तो वो मेडिकली आपके बाल रुक सकते हैं, बाकी जो कि नॉन ट्रांसप्लांटेड बाल हैं। सो ओवरऑल ट्रांसप्लांटेड और नॉन ट्रांसप्लांटेड बालों के लिए आप सिरम्स या फिर ट्रीटमेंट्स, मेडिकल ट्रीटमेंट से उनको बचा सकते हैं। पर हाँ, अगर आप ट्रीटमेंट छोड़ भी देंगे तो ट्रांसप्लांटेड बाल आपके नहीं जाएंगे, वो तो फिर आपके ऑलमोस्ट परमानेंट टाइप के ही हैं। सो अगला सवाल कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे रिजल्ट दिखने में हेयर ट्रांसप्लांट का कितना टाइम लगने वाला है? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। इसके लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हेयर ट्रांसप्लांट करते ही बाल एकदम से नहीं उगना शुरू कर देते। सो आइडियली हम लोग कई बार बाल ट्रिम करते हैं अगर हमें बहुत बड़ा एरिया ट्रांसप्लांट करना हो, और अगर छोटा एरिया आगे की तरफ ट्रांसप्लांट करना हो तो कई बार हम लोग ट्रिम नहीं भी करते हैं, तो उसको विदाउट ट्रिमिंग भी कई बार कर लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें ट्रिमिंग ज़्यादा नहीं करानी है। तो उसके बाद क्या होता है, अगर मान लीजिए हमने पूरा हेड शेव ऑफ भी किया तो जो आपके प्रेजेंट बाल हैं वो तो आपके विदिन 1 या 2 मंथ्स के अंदर ही आपके क्रू कट टाइप के 1-2 इंचेस ग्रो कर जाएंगे। लेकिन जो ट्रांसप्लांटेड बाल हैं उसमें कई बार हो सकता है 5% या 10% या 20% तक के बाल निकल सकते हैं 1 या 2 महीने के अंदर, बट वो सारे बाल वापस रीजनरेट कर जाते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट का आपको फाइनल रिजल्ट दिखने में 5 से 8 महीने का टाइम लग सकता है, जो कि प्रॉपर डेंसिटी जिसको बोलते हैं हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट का फाइनल रिजल्ट। तो जो आप अक्सर फोटोग्राफ्स देखते रहते हैं बिफोर आफ्टर, तो वो इमीडिएटली नहीं होती हैं, वो फोटोज़ होती हैं कम से कम 5 से 8 महीने या करीब 1 साल के बाद की पिक्चर्स। सो आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट उसी हिसाब से प्रोग्राम कराइएगा कि अगर इफ देयर इज एनी कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन है, किसी की मैरिज है, किसी के घर में कोई और इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, तो उससे कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले लेके आपको आइडियली हेयर ट्रांसप्लांट अपना प्लान करना चाहिए। तो कई बार लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद क्या बाल झड़ेंगे? तो शायद इसका जवाब मैं आपको पिछले क्वेश्चन में दे चुका हूँ कि हाँ, ट्रांसप्लांटेड बाल थोड़े से झड़ सकते हैं 5 से 20% तक, पर वो सब रिवाइव कर जाएंगे।
और कई बार जो आपके प्रेजेंट बाल थे वो भी कई बार हेयर शॉक की वजह से झड़ते हैं, पर वो सब वापस जब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट के बाद सब रिवाइव हो जाते हैं। सो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो हेयर लॉस होता है दैट इज़ नॉट अ परमानेंट हेयर लॉस, दैट ऑल कैन बी रिवाइव्ड बाय मेडिकल ट्रीटमेंट या कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स या कुछ लोशंस के जरिए वो सब वापस आ जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों बहुत ही कॉमन सवाल के लिए। लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसमें क्या रिस्क हैं इस प्रोसीजर में, और क्या कोई परमानेंट डैमेज होने का चांसेस भी है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, तो इसका जवाब ध्यान से सुनिए। तो हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं तो आपको जनरली इसका रिस्क ऑलमोस्ट निल है। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कराने से पहले कुछ ज़रूरी ब्लड टेस्ट भी होते हैं, कुछ ज़रूरी मॉनिटरिंग होती है जो अगर प्रॉपरली करी जाए, और कुछ लोकल एनेस्थीसिया वगैरह जो देते हैं उनकी सेंसिटिविटी भी हम लोग टेस्ट करते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं, उनकी ब्लीडिंग प्रोफाइल देखते हैं, शुगर प्रोफाइल, लिवर किडनी फंक्शन टेस्ट देखते हैं। तो सब चीज़ें प्री मॉनिटरिंग अगर करते हैं तो वो रिलेटिवली बहुत सेफ हो जाता है। सेकेंड थिंग इज़ द टेक्निक दैट यू आर डूइंग। FUE टेक्निक जो आजकल है वो आजकल बहुत ही रिलेटिवली और भी बहुत सेफ टेक्निक इसलिए है क्योंकि उसमें सिर्फ सुपरफिशियल पंचेस से बाल निकाल लिए जाते हैं, तो हमें ज़्यादा डीप कहीं जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, और उसकी हीलिंग भी 1 या 2 दिन के अंदर हो जाती है। सो प्रोसीजर एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, इसका परमानेंट कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, प्रोवाइडेड कि सही तरीके से किया जाए और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आप प्रॉपर डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करें, उनसे मिलें, उनसे कंस्टेंटली टच में रहें। कोई भी क्वेरीज होती हैं उनसे कॉल पे या व्हाट्सएप पे या ईमेल पे या फिर फिजिकली जाके उनसे डिस्कस करते रहें, तो ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर हो जाता है। हालांकि कुछ लोगों को ट्रांजिएंट कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, लाइक बहुत ही रेयरली कुछ लोगों के स्वेलिंग होती है कभी कभी, बट जनरली उसके लिए हम लोग एक स्ट्रिप लगा के रखते हैं 2-3 दिन के लिए, तो स्वेलिंग ऑलमोस्ट टचवुड हमारे केसेस में ऑलमोस्ट नील ही है। तो वो अगर आप मानना चाहें वो भी बहुत ट्रांजिएंट होती है, 2-3 दिन के अंदर परमानेंटली ठीक हो जाती है। कुछ लोगों के थोड़ा सा ऊजिंग होता है, वो भी ठीक हो जाता है 1-2 दिन के अंदर। तो परमानेंट डैमेज कुछ भी नहीं है, प्रोवाइडेड कि आप उसको सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को। हाँ, कई बार कुछ लोगों को थोड़ा सा कुछ एरियाज में सुन सा फील हो जाता है कि क्योंकि जो कई बार जब हम लोग लोकल एनेस्थीसिया देते हैं या फिर सलाइन इंजेक्ट करते हैं तो उससे कई बार थोड़ा सा स्किन के जो नर्व्स हैं वो थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए डैमेज होती हैं, पर वो 2 या 3 महीने के अंदर 100% सबकी एवरीबडी ईच एंड एवरी पर्सन हर किसी का रीजनरेट कर जाता है। तो परमानेंट डैमेज दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं है। इट इज़ अ वेरी सेफ प्रोसीजर प्रोवाइडेड यू फॉलो द राइट टेक्निक, द डॉक्टर इज स्किल्ड एंड यू फॉलो द प्रॉपर आफ्टर केयर। ओके दोस्तों, तो अब आते हैं सबसे आखिरी सवाल पे। अब सवाल आता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है आपके लिए इससे पहले कि आप हेयर ट्रांसप्लांट किसी जगह कंसिडर करें। देखिए दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही स्किल्ड प्रोसीजर माना जाता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट कंसिडर करने से पहले मुझे तो लगता है सबसे ज़रूरी चीज़ आपके लिए है आपके जिस डॉक्टर के पास आप जाने वाले हैं उस डॉक्टर पे आपको कितना विश्वास है, और विश्वास डेवलप होने के लिए आप उनके बारे में जानिए, उनके बारे में पढ़िए। आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, उनके ऑनलाइन जाके उनके रिव्यूज़ पढ़िए, उनके पास जाके मिलिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका रिज़ल्ट कैसा आने वाला है और आपको कितने ग्राफ्ट की ज़रूरत है, उसकी आफ्टर केयर क्या है, सारी आपके डॉक्टर पे ही बेस्ड है, उसके स्किल्स पे ही बेस्ड है। तो उनके बारे में जानिए, जाके मिलिए, आपके जो सवाल हैं उनसे पूछिए, और उसके बाद ही कुछ इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए कि आपको कहाँ हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। और तो यही मेरी दोस्तों आपके लिए एडवाइस है कि आप अच्छे से जानिए। और बाकी तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि ये मुख्य 10 सवाल थे जिनके आपको जवाब जानने बहुत ज़रूरी हैं इससे पहले कि आप हेयर ट्रांसप्लांट कंसिडर करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको पसंद आया होगा और आपके काम आएगा। और अगर आप इसके बारे में कुछ और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो आप अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं या फिर यू कैन ईमेल द क्वेश्चंस टू मी, मैं आपको ईमेल पे भी जवाब दे दूंगा। और यू आर मोस्ट वेलकम फॉर एनी काइंड ऑफ फर्दर क्वेरीज। थैंक यू।